Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorials. Bernoulli's theorem. Mark it as most important. भाई बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? अगर हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की ट्यूब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट में ही लोग फंस जाते हैं। और ये थ्योरम है तो जो स्टेटमेंट होगा हम लोग उसी के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको पूरे वीडियो में कहीं आपको रिटन फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, इसलिए कह रही हूँ, बातों पे गौर करिएगा, जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। तो क्या रहे हैं, बर्नौलीज थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की ट्यूब है जिसमें हमारा आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है स्टीडीली स्ट्रीमलाइन मोशन में, ओके, और फ्लूइड की ग्राउंड से हाइट डिफरेंट है, ठीक है, तब इसके हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगी वो कंजर्व रहेगी। आई रिपीट द स्टेटमेंट, अगर हमारे पास ये कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की ट्यूब है जिसमें हमारा आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन मोशन में स्टीडीली फ्लो हो रहा है, तो इसके हर पॉइंट पे इसकी जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो कंजर्व रहेगी। तो भाई टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैथमेटिकली अगर लिखना हो तो बहुत इजी है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, पीवी होता था पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी वाज पी, पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी को लिखते थे हाफ रो वी स्क्वायर, एंड पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लिखते थे रो जी एच। इट विल बी कांस्टेंट, मैथमेटिकली सिर्फ इतना लिखना है, लेकिन साथ में जो कंडीशंस हैं वो आपको याद रखनी है कि आपका फ्लूइड कैसा होना चाहिए, उसके लिए मोशन कैसा होना चाहिए, ट्यूब कैसी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी कंडीशन आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की सारी कंडीशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखी है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो यहाँ यूज होने ही वाली है। और एक और चीज, जब भी आप बर्नौलीज थ्योरम प्रूव करते हो एग्जाम में, आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी साथ में प्रूव करनी पड़ेगी। अगर फुल क्वेश्चन आता है देन डेफिनेटली यू हैव टू प्रूव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिस पॉइंट पे यूज होगा वहां पे पहले आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे, देन आफ्टर यू विल यूज। चलिए भाई देख लीजिए डायग्राम की क्लैरिटी, एकदम क्लियर डायग्राम है। यहाँ पे देख लीजिए आपके पास एक ट्यूब है, ट्यूब का नाम दे दीजिए से एक्स वाई ट्यूब है। ए एंड पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 स्मॉल a1, बी एंड पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्मॉल a2, ठीक है। तो देख लीजिए ए एंड की हाइट कितनी है ग्राउंड से h1, बी एंड की हाइट कितनी है h2। तो सपोज किया कि ए एंड पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है, बी पॉइंट से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है, ओके। और डेल्टा टी टाइम में ए एंड से फ्लूइड x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है और डेल्टा टी टाइम में ही बी एंड से x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है फ्लूइड, ठीक है। ये x1 x2 वाला चक्कर आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा आई गेस। कुछ इसमें है नहीं समझने लायक इतना कि आपको डिस्टर्ब हो, सिर्फ हमने ये लिया है कि हमारे ए पॉइंट से डेल्टा टी टाइम में v1 वेलोसिटी से फ्लूइड x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ले रहा है और उसी डेल्टा टी टाइम में बी पॉइंट से v2 वेलोसिटी के साथ लिक्विड जो है या फ्लूइड अपना x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ले रहा। तो ये तो था अपना कंसीडरेशन। अब आगे बढ़ते हैं इसकी प्रूविंग पे। प्रूविंग क्या कह रही है कि इसकी जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है हर जगह वो हमें कंजर्व मिलनी है। तो भाई टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कंजर्व दिखाना है ना, तो इसके लिए हमें सारी इस पे कितनी एनर्जीज हैं, कितनी एनर्जी काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, वो सारी चीज़ों पे गौर करना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम एक्स पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर वाई पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे।
एक्स वाई पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जीज निकालने के बाद क्या करेंगे, हम लोग दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहला काम हम लोगों को निकालना है। फर्स्ट थिंग इज हमें क्या निकालना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कम टू द सेकंड वन। अब काइनेटिक एनर्जी है फ्लूइड में, तो फ्लूइड में कितनी एनर्जीज थी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बाद आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। फिर हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, वो फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। थर्ड क्या था, थर्ड चीज देखिए, फ्लूइड आपका एक्स पॉइंट से बढ़ करके वाई पॉइंट तक आ रहा है, ठीक है, इस ट्यूब में। तो एक्स से वाई तक आने में कितना वर्क डन हुआ वो हम निकालेंगे, ठीक है। इस वर्क डन को निकाल लेंगे। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू नेट चेंज इन एनर्जीज शुड बी इक्वल्स टू दिस वर्क डन। उसके थ्रू या एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू हम इस वर्क डन से एनर्जीज को इक्वेट कर लेंगे। तो ये 3 काम करना है। तो बारी बारी एक एक स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबी थ्योरम है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी ज़्यादा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्यूब के एंड पे काइनेटिक एनर्जीज कितनी है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट नेट वर्क डन, ठीक है। एक्स से वाई एंड तक आने में फ्लूइड के थ्रू जो वर्क डन हुआ वो फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स एंड पे हम प्रेशर को P1 और वाई एंड पे प्रेशर को P2 कंसीडर करें, ठीक है। चलिए भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एक्स। एक्स एंड पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, सपोज कर लेते हैं कि जो फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहा है उसका मास है m1 और जो लीव कर रहा है y एंड से उसका मास है m2, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी mv² होती है, यहाँ पे हो जाएगी x एंड पे हाफ m1 v1 स्क्वायर, ओके। इट कैन बी रिटन एज हाफ, मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास की जगह हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम v1, डेंसिटी रो, वेलोसिटी v1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, वॉल्यूम को एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, एरिया इनटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू हाइट। तो ठीक है, सपोज करिए डेल्टा टी टाइम में एक्स एंड से जो हमारा फ्लूइड है वो x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। x1 कितना, इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा, और उतने ही डेल्टा टी टाइम में हमारा फ्लूइड y एंड से कितना डिस्प्लेसमेंट, x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी v2, ठीक है। तो ये हाइट का काम करेगा x1 x2। a1 a2 एरिया था, आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा, एरिया बोले तो स्मॉल a1 एरिया, a1 इंटू हाइट x1 रो v1 स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी इंटू टाइम, सो इट विल बी हाफ a1 v1 डेल्टा t इंटू रो टाइम्स v1 स्क्वायर, ठीक है। So this is kinetic energy at point x. Similarly, we are able to find out kinetic energy at point y. तो kinetic energy y एंड पे क्या हो जाएगी, सेम चीज़ है, देख लीजिए। kinetic energy at point y, y एंड पे kinetic energy will be हाफ, a1 की जगह एरिया है वहाँ पे a2, ठीक है। v1 की जगह वेलोसिटी वहाँ पे हो रही है v2, डेल्टा टी सेम टाइम है, और यहाँ पे रो डेंसिटी फ्लूइड की सेम रहेगी क्योंकि फ्लूइड को हमने नहीं चेंज किया, v2 स्क्वायर। ये अपनी एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इसको
स्टार नाम दे दीजिए, ठीक है, इसको स्टार डैश बोल दीजिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर दोनों का डिफरेंस निकाल लें, ठीक है, वाई एंड पे जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसमें से हम एक्स एंड पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। चलिए भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ढूंढ लेते हैं कितना आएगा। इस बार ये हमें चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या डेल्टा के ई। कौन कौन से टर्म कॉमन है, देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात है तो सबसे पहले हाफ कॉमन है, डेल्टा टी कॉमन है और रो कॉमन है, ठीक है। आपके पास आया क्या, देख लीजिए v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की कंडीशन भी तो यहाँ पे फुलफिल होगी। a1v1 विल बी इक्वल्स टू a2v2, a1v1 a2v2 के इक्वल है तो इसको इन जनरल हम av लिख सकते हैं। तो a1v1 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम वहाँ पे इस बारी av लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट विल बी av टाइम्स क्या आ गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टाइम्स v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। आप साइड में अपने हिंट के लिए ज़रूर लिखिएगा कि ये वाला टर्म आया कहाँ से है, ठीक है, ज़रूर मेंशन करिएगा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ओके, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आपने ये टर्म लिखा है। अब देख लीजिए नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एक्स कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स, एक्स एंड पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, m1g(h1). अगेन मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी g(h1), और फिर से वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल a एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट दिस रो g(h1), ठीक है। फिर उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी इनटू टाइम, a1 v1 डेल्टा t रो g(h1), ओके। तो ये आपका आ गया x एंड पर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट या एट एंड y। तो y एंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट y विल बी इक्वल्स टू, देख लीजिए इसके थ्रू, a2v2 डेल्टा t रो g(h2), a2v2 डेल्टा t रो g(h2), ठीक है। अगेन नाउ वी आर going to use equation of continuity and from there we will get a1v1 is equals to a2v2 is equals to av। तो ठीक है, इस बारी फिर से हम लोग a2v2 फिर a1v1 सबको इक्वेट करके av लिखेंगे। तो निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है वो भी देखते चलिए। चेंज इन potential energy is equals to potential energy at y end minus potential energy at x end। तो y end पे potential energy कितनी है भाई, ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से av आ गया, डेल्टा t रो g, इतने टर्म्स कॉमन, h2 माइनस h1। कुछ स्टेप्स में डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट y माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट x। y पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू लिखिए, फिर x पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू लिखिए, फिर उसके बाद आपको पता चल रहा है ना कि ये वाला टर्म आपका कहाँ से आ रहा है। अगेन दिस इज फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आ रहा है, ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। तो ये लिखिएगा, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 एंड से
दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दीजिए। अब चलिए नेट वर्क डन की बात कर लेते हैं। 3 चीज़ें बोला था ना, 2 हो गई हैं हमारी। देख लीजिए यहाँ पे आपको मैंने कहा था 3 चीज़ें हमें निकालनी होंगी। पहला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड वॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड इज वर्क डन, नेट वर्क डन। चलिए फाइंड आउट करते हैं। फॉर नेट वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट x माइनस वर्क डन ऑन बाय द फ्लूइड एट y। x एंड पे जो भी वर्क डन कर रहा है, हो रहा है फ्लूइड के थ्रू, वो माइनस वर्क डन बाय द फ्लूइड एट एंड y। ये फाइंड आउट कर लेते हैं, चलिए सॉरी। ठीक है, तो आपको बेसिक सी चीज पता है, वर्क डन कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। F1 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x1 था, माइनस F2 डिस्प्लेसमेंट को x2। अब फोर्स है ना, फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो x एंड पे प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख लीजिए डेल्टा t। ठीक है, माइनस P2 V2, अच्छा A2 रह गया था, A2 बाद में लिख रही हूँ यहाँ पे, इंटू डेल्टा टी। अभी अभी आपको फिर से मैं बता रही हूँ, A1 V1 और A2 V2 इक्वल होंगे। क्यों? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप अप्लाई करिएगा तो वहाँ से ये दोनों टर्म्स की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी, AV के बराबर। ठीक है, तो क्या आ गया, P1 माइनस P2 टाइम्स AV डेल्टा टी। ठीक है, ये है अपनी थर्ड इक्वेशन। AV वाला फिर से सेम वही कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब देखिए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। जो नेट वर्क डन है वो हमारी टोटल एनर्जी के इक्वल आएगा फ्लूइड की। क्लियरली बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेट वर्क डन कितना था, P1 माइनस P2 टाइम्स AV, yeah, it was AV times delta T is equals to total energy। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ रो इंटू डेल्टा टी टाइम्स AV इन ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये आ जाएगा हाफ AV डेल्टा टी टाइम्स रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भाई कितना चेंज हो रहा था, इट वॉज AV डेल्टा टी इंटू रो जी टाइम्स H2 माइनस H1। ये आपका आ रहा था AV डेल्टा टी इंटू रो टाइम्स H2 माइनस H1। ठीक है, और बाहर आपका G कॉमन था। तो अब देख लीजिए इस इक्वेशन में AV डेल्टा टी हर जगह पे दिख रहा है, तो AV डेल्टा टी वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। इस बारी क्या आ जाएगा आपके पास, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1 साइड कर देंगे। तो देखिए कितना आता है अपने पास, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आगे आपके पास आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। देख लीजिए ये P1 इस साइड है,
P1 के साइड हाफ रो V1 स्क्वायर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और रो G H1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और P2 को हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे तो वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ये इम्प्लाई कर रहा है हमारा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H, ये सब जो है क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारी बर्नौलीज थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आपको कई बारी बताया है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। वेटेज इन द सेंस इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं और इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है आपके सिलेबस में, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो कोई मिस मत करना, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, एक बार ही नहीं आता, आप 2 बारी देखो, 3 बारी देखो, लेकिन डेफिनेटली आप ध्यान से देखोगे ना, आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्सेस। तो बहुत बेसिक सा फोर्स है यार, ये तो सुना होगा ना। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, अडहेसिव फोर्स क्या होता है? देखो मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। जैसे आपका है सबसे पहला कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? एक ही अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, वो फोर्स मतलब सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स एक्ट करेगा वो कहलाता है कोहेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हाथ में एक पेन है, ठीक है, तो वो जो पेन है, ठीक है, उस पेन के थ्रू आप लिख रहे हो, तो पेन में जो इंक है, देखिए इंक में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, सारे इंक के मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा फोर्स है? सब इंक में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो उन सब के बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो है अपना कोहेसिव फोर्स। ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स काम करता है, मतलब सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच, वो कहलाता है कोहेसिव फोर्स। जैसे सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ कोहेसिव अमंग्स देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा अडहेसिव फोर्स। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स एक्ट करेगा तो वो होता है अपना अडहेसिव फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पेन से कॉपी पे लिख रहे हो ना, तो इस बारी पेपर के जो मॉलिक्यूल जिस पेपर पे लिख रहे हो और पेन की जो इंक है, वो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ना, वो अडहेसिव फोर्स है। मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगा और उस फोर्स ने दोनों को जोड़ दिया। कोहेसिव और एडहेसिव दोनों ही आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, आई गेस ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अपना मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सरफेस फिल्म। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होते हैं? देख लो भाई, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम appreciable force of attraction on other molecules। देखो भाई, अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, चाहे कोहेसिव फोर्स हो या अडहेसिव फोर्स हो, एक निश्चित रेंज होगी ना, एक कोई पर्टिकुलर रेंज होगी जब तक वो कोहेसिव या अडहेसिव फोर्स वर्क करेगा। उस रेंज के बाहर तो वर्क करेगा नहीं। आप इसको समझने के लिए कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, 2 मैग्नेट है या एक ही मैग्नेट है, उस मैग्नेट से आप किसी आयरन की एक रिंग को उसके पास ले जाइए, तो वो आयरन रिंग को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। आपको पता है कि आप उसके पोल्स को चेंज करोगे, तो अगर अट्रैक्ट कर रही होगी तो रिपेल करने लगेगी, और रिपेल कर रही होगी तो मैग्नेट रिंग को अट्रैक्ट करने लग जाएगी। लेकिन वो जो फोर्स एक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्यों मैग्नेट को रिंग के पास ले जाने पे एक्ट करता है? क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस है ना, कुछ दायरा है, सिर्फ उसी रेंज तक ही वो फोर्स एक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक रूम में रिंग रख दी आयरन वाली और दूसरे रूम में मैग्नेट लेके बैठे रहो, इंतजार करो कि अभी रिंग आएगी और ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा सीन नहीं है। आपको उसके
रेंज में जाना होगा। जितनी रेंज, देखो ये चीज़ आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ रखी है, में आपने जो पढ़ा था वह ग्रेविटेशनल फोर्स की हम लोग रेंज की बात करते हैं। कहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ की बात की थी, इस दायरे की बात हम लोग ने ग्रेविटेशनल फील्ड में की थी, क्योंकि जैसे ही आप अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कर जाते हो, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करना बंद कर देता है। ठीक है, तो उसी तरह मॉलिक्यूलर रेंज है भाई, जिस दायरे के अंदर या जिस निश्चित मतलब जो आपका पर्टिकुलर स्पेस है, जितने स्पेस के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा, वो स्पेस हमारा मॉलिक्यूलर रेंज कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग भाई स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? अ स्फीयर ड्रॉन अराउंड अ मॉलिक्यूल एज सेंटर विद अ रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल। कोई आपका एक मॉलिक्यूल है, सपोज कर लो यार ये मॉलिक्यूल है और इसकी मॉलिक्यूलर रेंज इतनी है, ठीक है, इट इज़ आई गेस 10 to the power -14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर रेंज जो कुछ भी है उस रेडियस का इसके अराउंड जो स्फीयर बनाते हैं ना, जो स्फीयर हम लोग इमेजिन करेंगे, दैट इज नोन एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्यों कहते हैं समझ लो पहले। ये तुम्हारा लिक्विड है, कंसीडर करो ये स्क्रीन पे तुमने पानी गिरा दिया, ठीक है, ये पानी गिर गया स्क्रीन पे, ये लिक्विड है, इसमें कहीं पे कोई एक मॉलिक्यूल को पकड़ दो, पकड़ लिए, इसका मॉलिक्यूलर रेंज इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी इस पे कितनी दूरी तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर सकते, मतलब कितनी दूरी तक दूसरे मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल। इस एंड पे मॉलिक्यूलर रेंज इतनी होगी, इस साइड भी मॉलिक्यूलर रेंज होगा, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, सब साइड देखिए लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ना, तो हर साइड आपको देखिए मॉलिक्यूलर रेंज मिलेगा। मॉलिक्यूलर रेंज क्यों मिलेगा? क्योंकि हर साइड के मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। कितनी दूरी तक के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे? ये जो भी इसके मॉलिक्यूलर रेंज में आ रहे हैं, तो इस साइड भी मॉलिक्यूलर रेंज बनेगा, इस साइड भी, ऊपर भी बनेगा, इस साइड भी, स्क्रीन के आगे और स्क्रीन के पीछे भी इसी तरह बन रहा है, तो ये पूरा एक स्फेरिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये जो स्फीयर बना इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ओके, तब देखिए यहाँ पे इसलिए इसको हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की चर्चा की है, यहाँ पे सिर्फ इसीलिए इसकी बात की गई है। बाकी और कहीं देखो, बाकी इसके बाहर बाहर यहाँ सब भी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उस सब से इस बेचारे का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारे जो दूर दूर के मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनका फोर्स इस पे काम नहीं करेगा। यहाँ तक आते आते फोर्स एकदम खत्म, जीरो हो जाएगा। तो फोर्स कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो इसकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मौजूद बैठे हुए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म देख लीजिए। सरफेस फिल्म क्या होता है? अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड नियर इट्स सरफेस हैविंग थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज फॉर दैट लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। ठीक है भाई, तो ये हमारी सरफेस फिल्म होती है। अब ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, फिर से देख लो यार, इस पे पहले क्लियर कर देते हैं सब कुछ। देख लो क्या कह रहे हैं, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ो। अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड नियर इट्स सरफेस हैविंग थिकनेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज इज नोन एज सरफेस फिल्म। फिर से ये तुमने कंसीडर कर लो, ये फ्लूइड है तुम्हारा, नहीं दूसरे कलर का लो यार, रेड लेंगे ज़्यादा दिखेगा। ये आपका फ्लूइड है, ओके, ये आपने कंसीडर कर लिया फ्लूइड को, ये फ्लूइड है। सबसे ऊपर देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं, अपर सरफेस को देखना, ये ठीक है, इसके पास जो सबसे थिन सरफेस बनेगी, ये वाली पतली सी लेयर, ठीक है, जिसकी रेंज कितनी है, मतलब इसकी मोटाई कितनी है, मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल। ये डिस्टेंस कितनी हो रही है? मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल। ये वाली जो थिन सी लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये पूरी देखो, ये वाली लेयर, येलोइश लेयर जो है ना, ये क्या कहलाती है? सरफेस फिल्म। ठीक है, तो आई गेस सरफेस फिल्म भी क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना सरफेस टेंशन। भाई सरफेस सरफेस सरफेस, इतना सरफेस पढ़ लिया कि अब टेंशन हो गई। अब इसलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या?
सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन देख लो क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेना, बहुत कुछ लिटरेचर है आपके पास अवेलेबल। बात करते हैं समझने की। तो अगर आपके पास ये लिक्विड सरफेस है, ध्यान से समझिएगा, ये लिक्विड सरफेस है। लिक्विड सरफेस पे मतलब सरफेस की बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली अपर साइड, ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग पता नहीं सरफेस में क्या समझते हैं, आई डोंट केयर, उनका अलग ही चलता रहता है। तो ये लिक्विड सरफेस से सिर्फ आपको ऊपर की सरफेस, ऊपर की सतह दिख रही है। आप सोचो कि किनारे बैठे हुए हो, आप ये इमेजिन करो, और आपको सिर्फ अपर सरफेस दिख रही है, ठीक है। और अपर सरफेस पे उसी रिवर में आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, कितनी लेंथ की, स्मॉल एल लेंथ की, ठीक है। उसी जो इमेजिनरी जो सरफेस दिख रही थी ना, उसी में एक आपने एल लेंथ की लाइन इमेजिन कर ली। तो अब जो एल लेंथ की लाइन इमेजिन की, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसी लाइन पे बैठे हुए हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ना, और बाहर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो सारे मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसे ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक साइड जो लगने वाला फोर्स है उसको हम कह देते हैं कैपिटल एफ है। एक साइड इस लाइन पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज एफ। तो जो एफ और एल का रेशियो होता है वो कहलाता है सरफेस टेंशन, ठीक है। जो फोर्स एक साइड के मॉलिक्यूल्स ने अप्लाई किया था लाइन पे मौजूद, और वो और लाइन की लेंथ दोनों का ही रेशियो क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। देख लीजिए वही बात आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। इसको मुझे इरेज करने दीजिए, फिर देखिए आपकी वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ अलग नहीं है, वही डेफिनेशन है, वही पुरानी बातें हैं, वही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था सरफेस टेंशन। ये आपका लिक्विड है, कंटेनर में अगर आप कंसीडर करते हो, इसकी अपर सरफेस आपको दिख रही है, ए बी है, एक लाइन आपने इमेजिन की है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है। इसमें एक साइड लगने वाले फोर्स इस लाइन पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स पे एक साइड लगने वाला फोर्स अगर एफ है तो सरफेस टेंशन सिग्मा, या बहुत सारी बुक में आपको कैपिटल टी या कुछ बुक्स में एस के नाम से भी मिल जाएगा। फिर से ध्यान रखिएगा नोटेशन का, नोटेशन मत भूलिएगा, कैपिटल एस, कैपिटल टी या फिर सिग्मा, किसी भी नाम से आपको मिल सकता है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ओके। तो देखो क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ऑब्वियस सी बात है कि इस लाइन की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा होंगे ना जो लाइन पे लाई करेंगे। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। और एक साइड के फोर्स की बात कर रही हूँ, नहीं तो लोग दोनों साइड का फोर्स कंसीडर करके बैठ जाते हैं, और अगर दोनों साइड का फोर्स आप कंसीडर करते हो तो इस साइड का फोर्स इस साइड के फोर्स से बैलेंस्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फोर्स इस साइड का ज़्यादा है होगा। आप कहीं पे देख रहे हो रिवर में भाई पूरा का पूरा पानी इस साइड खींचा चला आ रहा है, इस साइड खींचा चला आ रहा है, किस तरफ, जहाँ तुम बैठे हो वहीं पे सारा पानी इधर चला आ रहा है, मतलब पूरी रिवर तुम्हारी तरफ चली आ रही, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। अब देख लो भाई उसके बाद क्या है, एफ इज इक्वल टू सिग्मा एल। यस, सिग्मा आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, यही आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस टेंशन को। इसकी यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर। इसके बाद है हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। भाई सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है वो देख लीजिए। मॉलिक्यूलर थ्योरी ये हमें बताना चाहती है, देखो जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पढ़ा था ना वो ये है, इस वाले मॉलिक्यूल का कहीं एक अंदर मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसके अराउंड जो मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान के जो स्फीयर ड्रॉ किया गया है वो होता है आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर ए को कंसीडर करो, ध्यान से देखो, ये आपने फ्लूइड लिक्विड लिया, इसमें आपका ए मॉलिक्यूल अंदर बैठा है, इसके अराउंड आपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन ए,
दैट विल बी ज़ीरो। आप कहोगे क्योंकि ज़ीरो होगा, क्योंकि हर तरफ से फ्लूइड के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो नेट फोर्स ज़ीरो है। तो ये तो बेचारा ये बहुत शांत से इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये बेचारा नहीं, इट्स नॉट बेचारा, ठीक है। तो ये बहुत आराम से, इसको कोई टेंशन नहीं है, ये मज़े से यहाँ तक घूमेगा अंदर, चाहे जो जितना मर्जी वहाँ से फ्लो कर सकता है, घूम सकता है, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई फोर्स एग्जर्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बेस्ट है, टेंशन फ्री इंसान है। अब देखिए हमने एक और मॉलिक्यूल कंसीडर किया, बी, ठीक है। ये बी मॉलिक्यूल है, इसके अराउंड इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन एयर का भी आ जा रहा है, हर जगह देखो फ्लूइड नहीं है, कुछ पोर्शन आपको एयर का मिल रहा है। नीचे के पोर्शन में तो देखो ये वाले पोर्शन में आपको लिक्विड मिल रहा है, फ्लूइड, लेकिन ऊपर के कुछ पोर्शन में एयर मिल रहा है। तो हो क्या रहा है, नेट फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड किस डायरेक्शन में होगा, डेफिनेटली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जितने भी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या चाहेंगे, इस बी मॉलिक्यूल को पकड़ो भाई, और सरफेस के पास जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसको पकड़ के नीचे ले आओ। तो देखो अगर मॉलिक्यूल अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्या करेंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसे पकड़ के तुरंत नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो चलो भाई, इस पे नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब देख लीजिए तीसरा पार्टिकल है आपका सी, आपने इमेजिन किया है, ठीक है, तीसरा मॉलिक्यूल। अब थर्ड मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमने ड्रॉ किया, तो इसका आधा तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड के अंदर है, बाकी का आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में है। तो नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड मॉलिक्यूल्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही तो एक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, क्या कोशिश रहेगी, टेंडेंसी ये होगी मॉलिक्यूल को पकड़िए यहाँ से और उठा के नीचे ले आइए, और इसको यहाँ से जब आप नीचे ले आओगे तब ये फिर से एक ही जैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पी क्यू और आर एस आपको दिखाया गया, पी क्यू आपकी अपर सरफेस है और आर एस जो है वो उसके बाद वाली सरफेस है। इन दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ये हमारा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिटरेचर में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये जो है मॉलिक्यूलर रेंज है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर रेंज है तभी तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमने कंसीडर किया है। तो पी क्यू आर एस हमारा सरफेस फिल्म है एक, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा अगर इसमें सबसे खास चीज़ है, देखिए कि जैसे ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो सेंटर है या मॉलिक्यूल्स हमारे पी एस ये वाली जो लाइन है ना, इस वाली लेयर से ऊपर जाते हैं, जैसे ही इस वाली लेयर को क्रॉस करते हैं उन पे कुछ ना कुछ फोर्स, नेट फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, या वो मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से अपर मोस्ट मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे सरफेस के, ठीक है, सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, सरफेस फिल्म में बोल दीजिए, सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सब पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, ओके। और इसी फोर्स की वजह से ये क्या करता है, फ्लूइड अपने सरफेस को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रखता है, सिर्फ और सिर्फ इसी फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स भाई, जो बाकी के फ्लूइड मॉलिक्यूल्स अपने इन सारे मॉलिक्यूल्स को उठा के नीचे ले आ रहे थे ना, वही फोर्स। यही है आपका सरफेस टेंशन, क्योंकि लग तो सरफेस पे ही रहा है ना, तो फ्लूइड की जो टेंडेंसी है इसी वजह से फ्लूइड अपने सरफेस को मिनिमाइज रखने की टेंडेंसी रखते हैं। आगे